हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th बायोलॉजी से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को विद आंसर समझने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं बच्चों, वो इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनके आने की बच्चों पूरी संभावना है। दोस्तों, आप लोग को एक बात और आपको बताता चलूँ कि आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए इंटरमीडिएट की बोर्ड कॉपी भी ले रखी है कि कैसे आपको बोर्ड कॉपी में लिख करके आना है। क्योंकि बच्चों, जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो बच्चों आपको आंसर भी मैंने लिख करके बस समझाएं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिख करके आने, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर वाले प्रश्न है, यानी सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैंने आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अगर एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन देखते ही देखते याद हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस बार बच्चों 12th क्लास में आप बच्चों 95% या इससे भी अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आप लोग को एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए इससे पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 12th क्लास बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस था, जिसमें मैंने आप लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और बच्चों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो ये तीनों जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसको भी आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी तैयारी बच्चों ऐसे आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़े वीडियो भी ना बने और आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बात समझ में आ जाए। तो इससे पिछली वीडियो लेक्चर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सारे क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं जरा क्वेश्चनों की तरफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि मैंने बोर्ड की कॉपी आपको समझाने का प्रयास किया है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए बोर्ड एग्जाम कितना पूछा गया है, समझिए। देखिए 2014, 15, 17, 19, 20 और 22 तक बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ये 23 में आया नहीं था और इस बार बच्चों 2024 में इसके आने के पूरे चांस है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करिए। अब आपको तैयार क्या करना है, क्या इसका आंसर लिख करके आना है, देखिए वो मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख करके समझाने का प्रयास किया है कि आप ऐसे लिख करके आएंगे तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों बायोलॉजी में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लगाएंगे हेडिंग एस्केरियासिस। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, यह रोग मनुष्य की आंत में, देखो आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाई नामक गोल कृमि से होता है। कहां से होता है, सुनिए मेरी बात, कितना इंपॉर्टेंट बात है। यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी, यानी एक ऐसा परजीवी जो मनुष्य की आंत में रहता है, उसका नाम क्या है, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडस, ठीक है, नामक गोल कृमि से होता है। देखिए कई बार एक सवाल जो विकल्प में भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि जो एस्केरियासिस रोग होता है वो किस वजह से होता है, तो उसका नाम क्या बच्चों, उसके परजीवी का नाम पूछा जाता है। तो उसका ऑप्शन में आता है, राइट ऑप्शन होता है उसका एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडस। क्लियर हो रहा है आप लोग, मैं याद रखें इस चीज को। ठीक है, अच्छा, संक्रमित भोजन के साथ, संक्रमित भोजन मतलब जो कई दिनों का, 2-3 दिन का भोजन है, ठीक है, जो बासी भोजन है कहने का मतलब, तथा इस परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में इसका लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े तथा यकृत मतलब लीवर को संक्रमित कर देता है। यानी ये जो परजीवी होता है मनुष्य की आंत में होता है, ठीक है, लेकिन जब बासी भोजन खाते हैं तो उसकी वजह से इसके जो अंडे होते हैं वो कब हो जाते हैं बच्चों, आंत में पहुंच जाते हैं और आंत में इसका लार्वा जो होता है, ठीक है, लार्वा छेद करके, ठीक है, हृदय मतलब दिल, फेफड़े तथा यकृत यानी लीवर को संक्रमित कर देता है। क्लियर हो रही है, यानी जो बॉडी के जो मेन पार्ट है उसी को संक्रमित कर देता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यह परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। ये जो परजीवी है किस क्या नाम, कौन सा नाम है इसका, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडस। ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे समझाता हूँ आप लोगों को। आगे क्या देखिए, आंत में इसकी संख्या 500 से लगभग 5000 तक हो सकती है। किसकी संख्या, ये जो आपका एस्केरियासिस रोग पैदा करने वाला जो आपका परजीवी है जिसका नाम है एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडस, इसकी संख्या कितनी हो सकती है, 500 से 5000 तक हो सकती है। क्लियर हो रहा? तो ये बच्चा आपको लिखना। आगे देखिए, अब इसके लक्षण पूछे गए थे, देखिए लक्षण आपको बताता हूँ। लक्षण क्या है देखिए, हेडिंग लाएंगे लक्षण। ठीक है, क्या लिखना है देखिए,
इस रोग के मुख्य लक्षण हैं क्या है, देखिए पेट में दर्द होना, यानी जब व्यक्ति को एस्केरियासिस हो जाता है तो उसका मेन लक्षण क्या होता है, पेट में दर्द होना, उल्टियाँ, अतिसार, घबराहट तथा ऐंठन, ये इसके मुख्य लक्षण है। जिस व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है उसके अंदर एस्केरियासिस रोग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ पूछी है उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में रोकथाम एवं नियंत्रण क्या, देखिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, यानी ये तो आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, अगर बीमारी से दूर रहना है तो आपके आसपास का जो वातावरण उसको स्वच्छ रखना होगा। ठीक है, ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, मल मूत्र का खुले में विसर्जन ना करना, यानी खुले में जाकर के मलमूत्र ना करना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, जो प्रॉपर तरीके का जो आपका शौचालय है उसी का यहाँ पे यूज करने के लिए बात कही गई है। ठीक, खुले में जो मलमूत्र उसका त्याग ना करें। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से बचना, यानी जो प्रदूषित भोजन है, ठीक है, प्रदूषित भोजन यानी जो 2-3 दिनों का जो बासी भोजन है उससे बचना है, और सड़े गले फल नहीं खानी है, सब्जी भी नहीं खानी है, उससे भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, आदि से बचना। अच्छा, भोजन करने से पहले ठीक है अपने हाथों को भली भांति धोना। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर खाना खाने जा रहे हैं तो उससे पहले बच्चों अपने हाथों को साफ करके जरूर धोइए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो हाथों में होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात, तो इसको आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। देखिए, शौचालय की सफाई पर विशेष ध्यान देना, जो शौचालय आपके घरों में उसकी भी सफाई होना चाहिए, टाइम से उसमें जो केमिकल पड़ना उसको वहाँ पे पड़ना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना, यानी स्वच्छ जल का प्रयोग करना, जो स्वच्छ जल पियेंगे तो वो क्या रहेंगे बच्चे, निरोगी रहेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्वच्छ जल का प्रयोग करना। ठीक है, आगे देखिए, आगे इस लास्ट में क्या देखिए, लास्ट में लिखना आपको इस रोग की रोकथाम के उपाय है, यानी ये जो सारी बातें यहाँ से आज तक बताई हैं, क्या वातावरण को स्वच्छ रखना, अपने आसपास के मलमूत्र को खुले में विसर्जन नहीं करना है, प्रदूषित भोजन जो सड़े गले फल सब्जी नहीं खाने हैं। ठीक है, भोजन करने से पहले हाथों को धोना है। तो ये सारे जो उपाय बताए हैं इस रोग की रोकथाम के ये उपाय बताएं, तो बस इतना करना होता है आप लोग। अब देखिए कितना आसान ये मैंने आपको समझाया। देखिए उम्मीद करता हूँ देखिए आपको समझ में आया भी होगा। एस्केरियासिस एक रोग का नाम है। ठीक है, जो मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरियासिस लुम्बिकाई नामक गोल कृमि की वजह से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मुझे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयारी आप जरूर करिए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और यहाँ तक बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से मेरा इतना से रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश की सभी तैयारी आपको इसी माध्यम से कराएंगे। ठीक है, तो चल देखिए अब बढ़ते बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है जिसके बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो चल अगला क्वेश्चन समझते देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आंसर के साथ समझाने का प्रयास किया है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन लेने की बात भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2015, 15, 16, 18, 19, 21, 22 यानी 22 तक बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बच्चे इस बार बच्चे इसके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप इसकी तैयारी बच्चों आप जरूर कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अब लिखना क्या देखिए इसके अंदर वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखना देखिए हेडलाइन लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत क्या देखिए। देखो लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीव बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर एक होता है बच्चों एक लिंगी, एक होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं बच्चों द्विलिंगी। तो जो बातें उन्होंने कही है कि लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। द्विलिंगी को उभयलिंगी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है देखिए आगे समझते हैं। एक लिंगी जीव में नर तथा मादा ठीक है जनन अंग अलग अलग होते हैं। यह कहा गया कि एक लिंगी जीवों में नर ठीक है यानी मेल, मादा यानी फीमेल, जनन अंग अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है, यानी नर और मादा जो होते हैं उनकी शारीरिक संरचना में भी क्या होता है बच्चों अंतर होता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसे लिंग भेद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसे यहाँ पे इसे शब्द है, इसे लिंग भेद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर एक होता है समजात गुणसूत्र जो XX होते हैं, ठीक है, जो विशेष तौर पर स्त्रियों में होते हैं।
दूसरा बच्चों क्या है, लैंगिक गुणसूत्र जो किसमें होते हैं बच्चों, मेल के अंदर होते हैं, एक्स और वाई, वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या देखिए, सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, आगे देखिए, इनमें से दो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र, दो गुणसूत्र जो होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र, कौन कौन से, एक्स और वाई। ठीक है, इनमें से दो गुणसूत्र क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक्स तथा वाई, जैसे मैं आपको बता रहा था। लैंगिक गुणसूत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई। आगे समझते हैं, देखिए आगे क्या देखिए, स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स यानी समान होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो समान होते हैं, समान में वो एक्स होते हैं। क्लियर है? तथा पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये असमान होते हैं, क्योंकि देखो ये एक्स है, ये वाई है, जबकि स्त्रियों में क्या होते हैं, एक्स होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, स्त्रियों में जो गुणसूत्र होंगे वो एक्स होंगे यानी समान होंगे, और जो पुरुषों में होंगे वो जो एक्स वाई होंगे जो कि वो असमान होंगे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए आगे समझते हैं, देखिए अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम है, इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ कि क्या मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इस गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण निम्न इस प्रकार होता है। गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण निम्न इस प्रकार होता है। देखिए, स्त्रियों में क्या होता है, एक्स होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। स्त्रियों में जो गुणसूत्र बच्चे क्या होते हैं, एक्स होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, स्त्रियों में दो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, एक्स। तो देखो वही मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। पुरुषों में क्या होते हैं बच्चों, ये एक्स वाई होते हैं। तो ये तो होते हैं समान, ये होते हैं असमान, यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब बेटा बेटी का मतलब समझते हैं कैसे होता है। देखिए, जब स्त्री का एक्स और पुरुष का भी एक्स, ध्यान में समझना, स्त्री का भी एक्स गुणसूत्र और बच्चों पुरुष का भी एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है, तो ठीक है बच्चों, क्या बनता है ये, सॉरी, तो हाँ ये स्त्री का एक्स और पुरुष का भी एक्स मिलेगा अगर आपस में गुणसूत्र, तो क्या बनेगा बच्चों, बेटी बनेगा। क्या बनेगा, बेटी का जन्म होगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई, यानी स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई ये आपस में मिलेंगे, देखिए इसको समझिए, स्त्री का एक्स पुरुष का जब वाई आपस में मिलेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ये एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई पे बच्चों क्या होगा, बेटा होगा। यानी जब गुणसूत्र अलग अलग होंगे यानी असमान होंगे तो बेटा होगा, और जब गुणसूत्र आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, तब क्या होगी बच्चों, बेटी होगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखो जब भी एक्स वाई यानी असमान गुणसूत्र आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे तो बेटा का जन्म होगा, और जब अलग समान गुणसूत्र यानी एक्स जब आपस में मिलेंगे तो बेटी का जन्म होगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए पूरा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको दिया है ताकि आपको इसको याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये है, क्या है देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट जो आपने आधार कार्ड पे जो आप बैंक में पैसा निकालते हो तो आधार अंगूठा जो लगाते हो या उंगली लगाते हो उसी की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए डीएनए अंगुली छाप, हिंदी में अंगुली छाप बोलते हैं, इंग्लिश में फिंगरप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और देखिए बोर्ड एग्जाम में ये अंगुली छाप के नाम से ही पूछा जाता है और ये फिंगरप्रिंट के नाम से ही पूछा जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों क्या देखिए 2016, 17, 18, 19, 21 और ये 23 तक बच्चों एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बार बच्चों इसके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन बच्चों ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स की, इंग्लिश की, केमिस्ट्री की सभी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, विद आंसर ऐसे ही लिख करके समझाऊंगा सारा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी मेहनत का आप लोगों को इतने रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि हेडिंग लगाएंगे डीएनए अंगुली छापी। डीएनए अंगुली छापी हेडिंग लगा दी, जो आपके पर्सन का मेन टॉपिक है। ठीक है, वही मैंने हेडिंग लगाई है। क्या देखिए लिखना क्या है, इसे सर्वप्रथम एलेक जेफरे वैज्ञानिक का नाम है जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, यानी जो फिंगरप्रिंटिंग का जो आविष्कार किया था किसने किया था, वो एलेक जेफरे ने किया था। ठीक है, तो इसे सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में, कहाँ, इंग्लैंड में, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, कहाँ इसका सबसे पहले आविष्कार हुआ था, इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों के यहाँ पे एक शब्द छूट गया के, ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों के मूल अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं मतलब अलग अलग डिफरेंस, ठीक है, भिन्नताओं का
भिन्नताओं को देखा जा सकता है। तो क्या कहा, देखिए इसकी सहायता से इस अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट की सहायता से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। आप मोबाइल पे फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं, तो अगर आपका फिंगरप्रिंट लगा है तो वो आपसे ही खुलेगा, किसी और से नहीं खुलेगा। यानी हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, हर किसी जीभ का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, ठीक है। और आज के ज़माने में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है फिंगरप्रिंट का, इसलिए तो ये आ रहा है, इसीलिए तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। देखिए आप फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात। तो क्या, देखिए इसे सर्वप्रथम एल.एफ. जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवधारी की प्रजाति, ठीक है, के सभी सदस्यों का डीएनए भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लिया हम मानव की बात करते हैं तो सारे संसार में कितने मानव हैं, लेकिन हर किसी का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। हम मानव जाति की अगर बात करते हैं, इन्हें कहा ना जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों का डीएनए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो हर मनुष्य का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है, और हर मनुष्य के फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी किसी के मैच नहीं करते हैं। यानी हर किसी का जो डीएनए होता है ना वो बिल्कुल यूनिक होता है, किसी से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि सभी सदस्यों का डीएनए क्या होता है, भिन्न होता है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा था कि जो फिंगरप्रिंट होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है, किसी किसी का मैच नहीं करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा आगे देखिए प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में, प्रत्येक जीवधारी यानी किसी एक जीवधारी की बात चल रही है, तो प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात? तो इन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है। अगर हम किसी जीव की बात करते हैं, मान लो किसी एक इंसान की बात करते हैं, तो उसकी हर कोशिका में, उसकी सभी कोशिका बोला ना, उसकी हर कोशिका में बच्चों क्या होता है, एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। उसकी डीएनए जो होता है, उसकी जो सभी कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए क्या होता है, लगभग सब में सेम होता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोशिका अलग हो गई तो डीएनए अलग हो, ऐसा नहीं होता, सभी कोशिकाओं में एक ही डीएनए होता है। अच्छा आगे देखिए, डीएनए के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ये डीएनए के कारण ही क्या होता है बच्चे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। जैसे कि मैं भी आपको बताता, किसी एक व्यक्ति का डीएनए किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं करता है। और किसी एक व्यक्ति की बच्चों बात करते हैं तो उसकी सभी कोशिकाओं में बच्चों एक ही जैसा डीएनए होता है। ऐसा नहीं कोशिका अगर व्यक्ति के अंदर चेंज हुई तो डीएनए चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। सभी कोशिकाओं में बच्चे एक ही डीएनए पाया जाता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? आगे समझते देखिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया, ये हाईलाइट कर दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर बात हो, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्योंकि कहाँ इसका उपयोग होता है वो यहाँ पे समझेंगे। तो विभिन्न उत्तकों में जैसे आपका ब्लड यानी खून हो गया, बाल हो गए, त्वचा यानी स्थिर, लार आदि, यानी ये जो विभिन्न उत्तकों जैसे खून, बाल, त्वचा यानी स्किन, अस्थि लार आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो फिंगरप्रिंट हैं किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, आपके खून से प्राप्त किए जा सकते हैं, बाल से प्राप्त किए जा सकते हैं, त्वचा से प्राप्त किए जा सकते हैं, अस्थि और लार आदि से भी ये प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? मैं तो याद रख लें ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, और शायद ही बच्चों यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। तो चल देखिए आगे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग आपराधिक मामलों जैसे खूनी, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने मूवी में देखा होगा ना कि किसी ने किसी को गोली से उड़ा दिया, मूवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा उस पर आता है कि उसे जो भी जिन्होंने यंत्र यूज किया है, ठीक है, तो उसमें अच्छा उंगली के निशान आ जाते हैं, उसके फिंगरप्रिंट उस पर आ जाते हैं। आपने मूवी में बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। यानी कोई अपराध, किसी ने अपराध कर दिया और वो मानने को तैयार नहीं है कि ये अपराध मैंने किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और वहाँ पे कोई हथियार मिला तो बच्चों जो हथियार उसने यूज किया होगा तो उसके फिंगरप्रिंट यानी उसकी उंगली के निशान बच्चों उस पर आ जाते हैं, उसी से उसकी पहचान होती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही अपराधी हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो यहाँ पे बताई जा रही बात, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग आपराधिक मामलों जैसे खूनी, बलात्कारी की पहचान करने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में, पिता के झगड़ों में, ठीक है, पितृत्व का मतलब पिता के झगड़ों में, पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में किया जाता है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका डीएनए फिंगरप्रिंट का बच्चों उपयोग बताया है, क्योंकि इसने इसके अंदर क्वेश्चन उपयोगिता इसकी पूछी थी, उपयोगिता भी पूछी थी। तो मैंने ये जो मैंने हेडिंग डाला यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो डीएनए फिंगरप्रिंट, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों इसका उपयोग है, कहाँ का इसका डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बच्चों कि ये जो 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को मैंने बताए हैं, ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं अगला वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, लेकिन वो उन वाले लॉन्ग क्वेश्चन का होगा जिसमें बच्चों डायग्राम भी पूछे जाते हैं, यानी डायग्राम के साथ थ्योरी भी होती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? क्योंकि बच्चों बायोलॉजी के अंदर बच्चों क्या होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिनके अंदर बच्चों उनके डायग्राम पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो लेक्चर जब मैं लेकर के आऊंगा तो बच्चों वो ऐसा वीडियो लेक्चर होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन का ही वीडियो लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है, और वो विद डायग्राम होगा। डायग्राम के साथ बच्चों ये आपको मैं समझाऊंगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो सारी अच्छे से तैयारी करने के लिए बच्चों आज ही बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगला वीडियो लेक्चर देखना ना भूलें, जिसमें बच्चों आप लोगों को मैं 12th क्लास बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन वो कराऊंगा जिसमें उनके डायग्राम पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।